साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का जतन इन होम एकेडमी चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। हम रीट भर्ती परीक्षा के सामाजिक विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम को डिस्कस कर रहे थे। इस पाठ्यक्रम के यूनिट 1 के अंतिम बिंदुओं जैसे लैंगिक संवेदनशीलता, ग्रामीण जीवन तथा शहरीकरण को हम 2 भागों में चर्चा करेंगे। प्रस्तुत है आपके सामने इसका पहला भाग। लैंगिक संवेदनशीलता या जेंडर सेंसिटाइजेशन को शाब्दिक रूप से अगर हम समझें तो जेंडर शब्द प्राय समाज में जैविक रूप से भिन्न स्त्री पुरुष उभयलिंगी और अन्य लोगों का सामाजिक संबोधन है। जेंडर एक स्त्री और पुरुषों के बीच अधिकारों और कर्तव्यों के अंतर की सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था है। इन्हीं दोनों बातों को लेकर स्त्री और पुरुषों के बीच में भेद उत्पन्न होता है। स्त्रीत्व लिंग है जबकि स्त्रीयता जेंडर। जैसे नवजात शिशु को मां द्वारा अपना दूध पिलाना स्त्रीत्व है, जबकि इस शिशु का शौच आदि केवल मां ही साफ करे, यह स्त्रीयता है। सिमोन द बुआर जो फेमस नारीवादी विचारक है, उन्होंने भी कहा है कि स्त्री पैदा नहीं होती, स्त्री बनाई जाती है। भारत में लैंगिक संवेदनशीलता हेतु संघर्ष का इतिहास अगर हम देखें तो तेभागा आंदोलन या तेलंगाना आंदोलन या नक्सली आंदोलन के शुरुआती दौर के जड़ में महिलाओं का क्षेत्रीय असंतोष ही व्याप्त था और इसमें महिलाओं ने काफी बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी दी थी। प्रार्थना समाज में जिसका गठन 1867 में हुआ था, इसने भी महाराष्ट्र और गुजरात में ब्रह्म समाज की भांति ही स्त्रीत्व की हक की बातें उठाई, स्त्रियों के हक की लड़ाई लड़ी। माधव गोविंद रानाडे, नारायण गणेश चंद्रावकर, आरजी भंडारकर, इन्होंने प्रार्थना समाज के माध्यम से स्त्री स्वतंत्रता का समर्थन किया। सरला देवी चौधरानी ने भारत स्त्री मंडल नाम से एक संगठन बनाया। सावित्रीबाई फुले जो कि ज्योतिबा फुले की पत्नी थी, इन्होंने देश की पहली महिला अध्यापिका का पद सुशोभित किया और नारी मुक्ति आंदोलन की ये पहली नेता कही जाती है। डी.के. कर्वे जिनका विधवा विवाह उत्थान में काफी प्रसिद्ध नाम है, इन्होंने महिलाओं की शिक्षा और कल्याण के क्षेत्र में काम किया। हिंदू विधवा होम एसोसिएशन की स्थापना की और पुणे में महिलाओं का पहला विश्वविद्यालय स्थापित किया। त्रावणकोर कोचीन प्रांतीय राज्य ने सबसे पहले पहल करके 1920 में महिलाओं को मताधिकार दिया था। वहीं अरुणा आसफ अली का दिल्ली में 1958 में प्रथम मेयर चुना जाना भी राजनीतिक घटनाक्रम उल्लेखनीय माना जाता है। महिला नेतृत्व की दृष्टि से संपत पाल के द्वारा 1980 में गुलाबी गैंग का गठन किया गया। इसमें महिलाओं ने महिलाओं के प्रति उनके पतियों के द्वारा किए जा रहे शोषण और दुर्व्यवहार के विरुद्ध एक संगठित प्रयास प्रारंभ किया। अहमदाबाद में महिला कामगार यूनियन का गठन भी इला भट्ट के द्वारा किया गया था, जिसमें उद्योगों में कार्यरत महिलाओं की मांगों को संगठित रूप से मालिकों के सामने प्रस्तुत किया जाता था। गुजरात और बिहार में शराबबंदी के पक्ष में महिलाएं एकजुट हुई और इसी तरह इस समय उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में महिलाएं शराबबंदी को लेकर आंदोलन करती रहती हैं। सन 1997 में उच्चतम न्यायालय ने कार्य क्षेत्र पर होने वाली यौन हिंसा या अन्य प्रकार के शोषण पर महिलाओं के समर्थन में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जिसे हम विशाखा जजमेंट कहते हैं। और इसी जजमेंट को आधार बनाकर कालांतर में 2013 में केंद्र सरकार ने कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन शोषण से बचाने के लिए कानून भी पारित किया। 16 दिसंबर 2012 के निर्भया केस के पश्चात न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा ने
समिति के रूप में एक महत्वपूर्ण सिफारिशें दी, जिसके आधार पर सन 2013 में कठोर निर्भया कानून का निर्माण भारत में किया गया। सन 1946 में भारत की संविधान सभा के निर्माण के समय सिर्फ 11 महिलाओं को सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। वर्तमान की बात करें तो 17वीं लोकसभा, जिसका कार्यकाल 2019 से 2024 तक है, इसमें 78 महिलाएं सांसद के रूप में निर्वाचित हुई है। पिछली 16वीं लोकसभा के समय 61 महिला सांसद लोकसभा में मौजूद थी। राजस्थान की बात करें तो वर्तमान विधायिका 15वीं विधानसभा में 2018 से जो 23 में चल रही है, उसमें 22 महिलाएं विधायक के रूप में निर्वाचित हुई है, जबकि गत विधानसभा में 28 महिलाएं विधायक बनी थी। वर्तमान लोकसभा और राजस्थान विधानसभा में महिलाओं की विधायिका में प्रतिनिधित्व की बातें, प्रतिनिधित्व को लेकर संख्यात्मक सवाल हमेशा पूछे जाते रहे हैं। सन 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ, जबकि राजस्थान महिला आयोग का गठन 15 मई 1999 को सांविधिक निकाय के रूप में हुआ। सांविधिक से तात्पर्य है कानून बनाकर इस आयोग का निर्माण किया गया है। इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं और इसके पहले अध्यक्ष कांता कतूरिया को बनाया गया था। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में कम से कम 1/3 स्थानों को महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया है। अनुच्छेद 243D, 243D और 243T में पंचायतों और नगरपालिकाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की गई है। मूल संविधान में भी अनुच्छेद 39D में नीति निर्देशक तत्वों में शामिल इस अनुच्छेद के माध्यम से पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है। 2011 की जनगणना पर अगर दृष्टि डालें तो महिला साक्षरता दर भारत की 65%, जबकि राजस्थान की 53% रही है। राजस्थान महिला साक्षरता के मामले में कुल राज्यों में नीचे से द्वितीय स्थान रखता है। लिंगानुपात 2011 के अनुसार भारत में 940, जबकि राजस्थान में 926 लिंगानुपात पाया गया। अगर हम 0 से 6 आयु वर्ग को देखते हैं तो भारत में 914 और राजस्थान में सिर्फ 883 लिंगानुपात ही मौजूद हैं। महिलाओं से संबंधित प्रमुख कानूनों को अगर हम देखें तो सबसे पहला सती प्रथा को निषेध करने वाला कानून सन 1829 में गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक के समय राजा राम मोहन राय, जो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, उनके प्रयासों से पारित किया गया। राजस्थान में सर्वप्रथम 1822 में, काफी महत्वपूर्ण तथ्य है ये, बड़े बड़े एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित करने वाली रियासत का नाम बताइए। तो बूंदी रियासत ने 1822 में सबसे पहले सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया था। मध्यकाल की बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सबसे पहले इस प्रथा पर रोक लगाने के आदेश को पारित किया था। कन्यावध की बात करें तो हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट विल्किंसन के प्रयासों से बेंटिक गवर्नर जनरल के ही समय कोटा ने सर्वप्रथम 1833 में और बूंदी ने 1834 में गैर कानूनी घोषित किया। यहाँ दोनों तथ्य महत्वपूर्ण हैं कि कन्यावध को सर्वप्रथम कोटा ने, जबकि सती को सबसे पहले बूंदी ने गैर कानूनी घोषित किया था। अगला अधिनियम है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। सन 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से लॉर्ड डलहौजी के समय में यह कानून पारित किया गया। एमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे ने अपनी पुस्तक द टेक्स्ट ऑफ हिंदू लॉज में विधवाओं के पुनर्विवाह को नियमानुसार बताया है। कई बार पुस्तक का लेखक और पुस्तक पूछी जाती है, तो आप इसे कृपया ध्यान रखें।
त्याग प्रथा की बात करें तो सर्वप्रथम 1841 में जोधपुर राज्य के द्वारा इसे सीमित करने का प्रयास किया गया और वाल्टर के द्वारा निर्मित राजपूत हितकारिणी सभा के द्वारा भी इसे समाप्त करने का प्रयास किया गया। बाल विवाह निषेध कानून, जिसे हम शारदा एक्ट भी कहते हैं, हर विलास शारदा के प्रयासों से, जो कि अजमेर के थे, इन्होंने सन 1929 में प्रस्तावित किया और 1 अप्रैल 1930 से यह कानून पूरे भारत में लागू हो गया। 1986 से भारत सरकार के द्वारा, स्वतंत्र भारत सरकार के द्वारा कुछ संशोधनों के साथ इसे लागू किया जा रहा है। महत्वपूर्ण है, महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने का अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण और संरक्षण अधिनियम मूल रूप से 1956 में लागू किया गया और इसे संशोधन के साथ 2005 में लागू किया गया। दहेज निषेध अधिनियम 1961 का है, जबकि राजस्थान में दहेज विरोधी कानून 2004 का है, जिसे 1 जुलाई 2004 से लागू किया गया है। महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा को रोकने के लिए सन 2005 में कानून पारित किया गया है। सन 2013 में लैंगिक उत्पीड़न कार्यस्थल पर रोकने के लिए एक कानून पारित किया गया है, जिसकी चर्चा हमने अभी अभी की है। पोक्सो एक्ट यानी बाल यौन शोषण संरक्षण अधिनियम 2012 में पारित किया गया है। इसमें 18 साल से कम आयु के व्यक्ति को बच्चे की श्रेणी में रखकर उसके विरुद्ध किसी भी प्रकार के यौन शोषण से संरक्षण की बात कही गई है। लैंगिक संवेदनशीलता के लिए हमने संघर्षों का इतिहास और महिलाओं के समर्थन में बनाए गए कानूनों को देखा। इसके पश्चात हम देखते हैं लैंगिक असमानता। मित्रों, लैंगिक संवेदनशीलता की कमी से ही समाज में लैंगिक असमानता उत्पन्न होती है। वस्तुतः इससे तात्पर्य है वस्तुओं, व्यवहारों, परिस्थितियों में गैर बराबरी। लैंगिक रूप से अधिकारों और कर्तव्यों को लेकर स्त्री और पुरुषों में जब भेदभाव किया जाता है तो वह लैंगिक असमानता कहलाता है। और इसके प्रमुख कारण अगर हम देखें तो पितृसत्तात्मक समाज, अशिक्षा, स्वास्थ्य व पोषण की स्थिति और सामाजिक परंपराएं और कुरीतियां, इन 4 महत्व बिंदुओं के अंतर्गत हम लैंगिक असमानता के प्रमुख कारणों को खोज सकते हैं। अब लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए वर्तमान में महत्वपूर्ण राजस्थान सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को हम देखते हैं। सर्वप्रथम बिल्कुल लेटेस्ट इंदिरा महिला शक्ति निधि की घोषणा हाल ही में वर्तमान सरकार ने अपने 1 वर्ष पूरा होने पर की है। 2019-20 से प्रारंभ है। इसमें 1000 करोड़ रुपए का फंड है। अगले 5 सालों के लिए 200-200 करोड़ रुपए का फंड इसमें अलोकेट किया गया है। इसका उद्देश्य है सर्वांगीण सशक्तिकरण। इसमें कौशल विकास की सभी योजनाओं को एक साथ लाएंगे। कुल 5 योजनाएं हैं: उद्यम प्रोत्साहन, शिक्षा सेतु, प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन, लेखा प्रशिक्षण और कौशल सामर्थ्य। उद्यम प्रोत्साहन में इन्हें औद्योगिक गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। शिक्षा सेतु में ड्रॉप आउट बालिकाओं को स्टेट ओपन के माध्यम से निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कराने का प्रयास किया जाएगा। प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन में इन्हें स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षित किया जाएगा। लेखा प्रशिक्षण के तहत इन्हें लेखांकन गतिविधियों में प्रशिक्षित किया जाएगा और कौशल सामर्थ्य हेतु इन्हें विभिन्न कौशलों के विकास हेतु सहायता दी जाएगी। इन 5 योजनाओं का प्रारंभ वर्तमान में इंदिरा महिला शक्ति निधि फंड के तहत किया गया है। अगली महत्वपूर्ण योजना है स्वावलंबन योजना, जिसे 2014-15 में प्रारंभ किया गया था महिला अधिकारिता निदेशालय के द्वारा। और इसका उद्देश्य है निर्धन, विधवा, परित्यक्ताओं और पिछड़ी महिलाओं को स्वरोजगार प्रदान करके उनका उन्नत जीवन बनाना। तीसरी महत्वपूर्ण योजना है चिराली, जिसका कोटेशन है साथ सदा के लिए। इसकी शुरुआत 2017-18 में की गई है। महिलाओं और बालिकाओं के साथ होने वाली हिंसा की रोकथाम हेतु ग्राम
प्रत्येक राजस्व ग्राम पर और ग्राम पंचायत स्तर पर एक अनौपचारिक समूह का गठन किया जाएगा। वर्तमान में सिर्फ राज्य के 7 जिलों के अंतर्गत चिराली योजना चल रही है। बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बूंदी, जालोर, झालावाड़, नागौर और प्रतापगढ़, इन 7 जिलों में चिराली योजना प्रारंभ की गई है और तकनीकी सहयोग राजस्थान सरकार को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा दिया गया है। आगामी 3 वर्षों के लिए इसका गठन किया गया है। जेंडर रेस्पॉन्सिव बजट अर्थात जेंडर संवेदनशील बजट की अवधारणा 2009-10 में प्रारंभ की गई थी और इसमें हर विभाग को वर्ग की बजाय बजट का आवंटन जेंडर के आधार पर किया जाता है और इसकी निगरानी हेतु महिला अधिकारिता विभाग में जेंडर प्रकोष्ठ की स्थापना भी की गई है। एक काफी महत्वपूर्ण योजना है मुख्यमंत्री 7 सूत्रीय महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम 2009-10 में प्रारंभ किया गया था और इसके 7 घटक हैं जो कि कई बार परीक्षाओं में ऐसे कैसे पूछे जाते हैं। सुरक्षित मातृत्व अर्थात डिलीवरी प्रेगनेंसी के बाद सुरक्षित रूप से संस्थागत रूप से कराई जाएगी। शिशु मृत्यु दर में कमी का प्रयास किया जाएगा। जनसंख्या को स्थिरीकृत किया जाएगा। बाल विवाहों की रोकथाम के प्रयास और कक्षा 10 तक बालिकाओं का कम से कम स्कूल में ठहराव हो और महिलाओं को सुरक्षित और सुरक्षा वातावरण प्रदान किया जाएगा। इन 6 बिंदुओं के बाद में एक और बिंदु है कि महिलाओं को अवसर प्रदान करने के लिए SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप की स्थापना के पश्चात इनका आर्थिक सशक्तिकरण किया जाएगा। अगली 6 नंबर की योजना है किशोरी बालिका योजना। इसे 1 जून 2018 से प्रारंभ किया गया है और इसमें 11 से 14 वर्ष की स्कूल नहीं जाने वाली बालिकाओं को आंगनबाड़ी के माध्यम से पोषण और गैर पोषण सेवाएं दी जाती हैं। सहयोग और उपहार योजना 13 जुलाई 2016 से प्रारंभ है। BPL, अंत्योदय और विधवा 3 वर्ग हैं इसमें और किसी भी जाति की हो, सिर्फ 3 वर्ग इसमें बनाए गए हैं, BPL, अंत्योदय और विधवा। इनके परिवार की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की अधिकतम 2 पुत्रियों के विवाह पर 20,000 रुपए की राशि उपहार स्वरूप दी जाती है। अगर इसमें लड़की 10वीं पास है तो 10,000 रुपए अतिरिक्त अर्थात 30,000 रुपए कुल, और अगर स्नातक पास है तो 20,000 रुपए अतिरिक्त अर्थात कुल 40,000 रुपए सहयोग के रूप में राज्य सरकार के द्वारा लड़की को दिए जाते हैं। अगली महत्वपूर्ण योजना है डॉक्टर सविताबेन अंबेडकर अंतरजातीय विवाह। राज्य में अंतरजातीय विवाहों के प्रोत्साहन के लिए 1 अगस्त 2017 से यह योजना प्रारंभ की गई है। इसमें अनुसूचित जाति के युवक या युवती द्वारा स्वर्ण हिंदू जाति के युवक या युवती से विवाह करने पर 5 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। इसमें जो न्यूनतम उम्र है वह 18 वर्ष, जो कि शादी की भी उम्र है महिलाओं के लिए, तो 18 से 35 उम्र सीमा को इसमें लागू किया गया है और 2.5 लाख रुपए आय सीमा को इसमें लागू किया गया है। गरिमा बालिका संरक्षण और सम्मान योजना 2016 में प्रारंभ की गई। इसमें बालिका संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति और संस्था दोनों ही वर्गों में यह पुरस्कार दिया जाता है और राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को यह पुरस्कार 25,000 रुपए की और प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह के रूप में इसे दिया जाता है। मुख्यमंत्री राजश्री योजना एक महत्वपूर्ण योजना है वर्तमान में, जो कि 1 जून 2016 से प्रारंभ है और इसमें लैंगिक समानता की ओर उद्देश्य बनाया गया है। इसमें प्रत्येक पात्र बालिका के अभिभावक को 6 किस्तों में 50,000 रुपए की सहायता दी जाती है। इसके 6 चरण अगर हम देखें तो सबसे पहले बालिका के जन्म पर 2500 रुपए की राशि, फिर उसके बाद में कुछ शर्तों के साथ अर्थात टीकाकरण वगैरह कराने के पश्चात पहली वर्षगांठ पर 2500 रुपए की दूसरी किस्त दी जाती है। इसके अलावा 4,000 रुपए की तीसरी किस्त राजकीय विद्यालय में प्रवेश करने पर पहली कक्षा में दी जाती है। इसके पश्चात
छठी कक्षा में 5,000 रुपए की राशि दी जाती है। 10वीं कक्षा में आने पर 11,000 रुपए की राशि बालिका को दी जाती है और इसके बाद 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर राजकीय विद्यालय से अगर वो उत्तीर्ण करती है तो 25,000 रुपए की राशि उसे प्रदान कर दी जाती है। इसी तरह कुल 50,000 रुपए की राशि बालिका को दी जाती है। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, इसमें विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाएं पात्र हैं। 4 कैटेगरीज इसमें बनाई गई है। 18 से 55 वर्ष की आयु की महिलाओं को 500 रुपए, 55 से 60 आयु वर्ग में 750 रुपए, 60 से 75 आयु वर्ग में 1,000 रुपए और 75 से अधिक उम्र की महिलाओं को 1,500 रुपए प्रति माह पेंशन राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है। सामूहिक विवाह हेतु अनुदान योजना, दहेज प्रथा, बाल विवाह और विवाहों पर व्यक्तिगत खर्चों को बचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा सन 2016 में यह योजना प्रारंभ की गई। इसमें 18,000 रुपए प्रति जोड़े प्रदान किए जाते हैं, जिसमें 15,000 रुपए वधू को और 3,000 रुपए आयोजनकर्ता को दिए जाते हैं। कुछ छोटी छोटी योजनाएं हैं। अपराजिता, जिसका एक और नाम है वन स्टॉप क्राइसिस मैनेजमेंट सेंटर फॉर विमेन, 30 अगस्त 2013 को जयपुर के जयपुरिया अस्पताल से इसकी शुरुआत की गई और यह वर्तमान में 15 जिलों में स्थापित है। अमृता सोसाइटी, यह सेल्फ हेल्प ग्रुप को, स्वयं सहायता समूह को कृषि व बागवानी विषयों पर अपने उत्पादों को बेचने का अवसर देता है अमृता हाट बाजार के माध्यम से। मिशन पूर्ण शक्ति योजना, सितंबर 2011 में केंद्र सरकार की योजना यह प्रारंभ की गई और यह केवल पाली और बूंदी में ही शुरू की गई। राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना, जिसे सबला भी कहा जाता है, यह काफी पुरानी योजना है किंतु महत्वपूर्ण है। इसे 19 नवंबर 2010 को प्रारंभ किया गया था। 11 से 18 वर्ष की स्कूल नहीं जाने वाली किशोरियों को इसमें शामिल किया गया। यूनिसेफ और केंद्र सरकार के द्वारा यह लागू है और राज्य के 10 जिलों में सन 2011 से लागू है। बाकी के 23 जिलों में बाद में राज्य ने किशोरी शक्ति योजना को लागू कर दिया था। केंद्र के द्वारा संचालित योजनाओं को अगर हम देखें तो महत्वपूर्ण है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 2015 में यह शुरू की गई। उसके पश्चात वर्तमान में 8 मार्च 2018 से देश के सभी जिलों में इसे लागू किया गया। उज्ज्वला योजना, केंद्र सरकार बीपीएल परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन इसके तहत देती है। प्रति कनेक्शन 1,600 रुपए की सब्सिडी इसमें दी जाती है। सुकन्या समृद्धि योजना, बैंक और पोस्ट ऑफिस में जाकर कोई भी व्यक्ति या कानूनी अभिभावक 10 साल से कम उम्र की बेटियों के लिए यह अकाउंट खुलवा सकता है। 8.4% की सालाना इसमें ब्याज दर निश्चित की गई है और यह समय समय पर सरकार के द्वारा निर्धारित की जाती रहती है। 80C के तहत इसमें टैक्स छूट है और 22 जनवरी 2015 में इसे शुरू किया गया। न्यूनतम 250 रुपए और अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक का सालाना निवेश इसमें किया जा सकता है और खाता खुलने से 14 वर्ष तक इसमें जमा किया जाता है। 18 वर्ष की आयु होने पर शिक्षा और शादी के लिए इसका 50% पैसा निकाल सकते हैं और 21 वर्ष की आयु इसके खाते के पूरे पैसे निकालने के लिए निर्धारित की गई है। अर्थात खाता खुलने से पूरे 21 वर्ष हो जाने चाहिए, तब जाकर आप इसका पैसा निकाल सकते हो। महिला स्वाभिमान अभियान 27 जनवरी 2018 को प्रारंभ किया गया। स्त्री स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए कॉमन सर्विस सेंटर जो ई मित्र हैं, वहां से महिलाओं को पर्यावरण के अनुकूल माहवारी पैड प्रदान किए जाएंगे। प्रधानमंत्री शादी सगुन योजना 9 अगस्त 2017 को शुरू की गई। इसमें ग्रेजुएट अल्पसंख्यक लड़कियों को 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना 22 नवंबर 2017 को यह प्रारंभ किया गया और महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए इसे मिशन के रूप में प्रारंभ किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है।
केंद्र सरकार के द्वारा संचालित प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान 9 जून 2016 को इसे शुरू किया गया और गर्भवती महिलाओं के लिए मुफ्त स्वास्थ्य जांच की इसमें सुविधा दी गई। गर्भावस्था के 4 महीने बाद किट व पैकेज मुहैया कराया जाता है इसमें, और प्रत्येक महीने की 9 तारीख को मुफ्त स्वास्थ्य जांच और आवश्यक उपचार भी इसमें प्रदान किया जाता है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को 6,000 रुपए आर्थिक सहायता के रूप में इसमें दिया जाता है और इसकी शुरुआत अगस्त 2017 से की गई थी। आज इस वीडियो में हम यहीं तक चर्चा करेंगे। इसके पश्चात पार्ट 2 में हम ग्रामीण जीवन और शहरीकरण को पढ़ेंगे। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।